हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज पे एमसीक्यूज़। आज के एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं, सेशन लंबा होने वाला है। कुल मिला के 50 to 55 एमसीक्यूज़ हैं, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये हमारी क्रिंस कॉमर्स जोन की जो ऐप है उस पर अवेलेबल हैं। आप ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। डाउनलोड करने के बाद आप उन एमसीक्यूज़ को खुद प्रैक्टिस करो पहले, फिर जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैं बना रहा हूँ उनके साथ मैच करो और देखो कहाँ पर आपने मिस्टेक्स की हैं और उनको दूर करने की कोशिश करो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एमसीक्यू इज डबल एंट्री सिस्टम मीन्स। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब आप सबको पता है कि अकाउंटिंग एक डुअलिटी कंसेप्ट है। डुअलिटी कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, गिव एंड टेक। तो ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट आते हैं, गिव एंड टेक, लेना या देना, परचेज सेल। मतलब जहाँ एक कोई ख़रीदने वाला है वहाँ एक बेचने वाला है, जहाँ कोई सर्विस प्रोवाइडर करने वाला है वहाँ कोई सर्विस लेने वाला है, जहाँ पर कोई पैसा देने वाला है दूसरा पैसा लेने वाला है। यानी डबल एस्पेक्ट है। दो जगहों पे इनकी हम जो है मिनिमम रिकॉर्डिंग करते हैं, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? ऑप्शंस अब आपके सामने। ए, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इन टू सेट्स ऑफ बुक्स, यानी दो बुक्स में रिकॉर्ड करना। या बी, एंट्री ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। सी, टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक्स। या एंट्री इन टू रियल अकाउंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट यानी डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करना। सो एंट्री ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्नल इज ए बुक ऑफ ऑप्शंस आर ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। देखिए, कैश ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो आउट ऑफ इक्वेशन है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब है ओरिजिनल एंट्री और फाइनल एंट्री। तो जर्नल इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि हम जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो उसको कहते हैं जर्नल करना। और बुक ऑफ फाइनल एंट्री होती है लेजर। तो ये आप याद रखो कि ये किसका आंसर हो सकता है, लेजर इज़ ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सो अभी हमारा क्वेश्चन है जर्नल इज़ ए बुक ऑफ, तो दैट इज़ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी ओरिजिनली सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन जहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है वो होती है जर्नल। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको पहले बता दूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या फिर प्रीपेड एक्सपेंस हो या फिर एक्रूड कोई इनकम हो या फिर अनअर्नड इनकम हो या फिर हम कह सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों के चारों पर्सनल अकाउंट में, ये पर्सनल अकाउंट हैं। और अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। अगर आपको आंसर में दोनों ऑप्शंस हों, पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन में अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल, अभी तो हमारे पास सिर्फ पर्सनल के ऑप्शन है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन याद रखो, अगर इसके साथ कोई ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की भी होती है तो आपने इसी को टिक करना है। ज़्यादा स्पेसिफिक क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कोई भी एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है या कोई ऐसी इनकम जो ड्यू है या एडवांस आपको मिली, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट, और ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है, अब ये तो आपको आ ही जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या ऑल ऑफ द अबव। अगेन ये पर्सनल अकाउंट है और ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गुडविल अकाउंट इज, गुडविल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, गुडविल अकाउंट हमारा, गुडविल पर्सनल अकाउंट तो नहीं है। रियल अकाउंट, हाँ जी, ये क्योंकि गुडविल हमारा एक एसेट है और एसेट्स की जितनी ट्रांजैक्शन है हम रियल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। नॉमिनल अकाउंट किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? आप सबको पता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, है ना, इनकम गेन्स, इनकी ट्रांजैक्शन नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड करता है। पर्सनल अकाउंट पर्सन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, किसी का नाम, मेरा या आपका नाम हो गया, किसी बैंक का नाम हो गया, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की मैंने बताई आपको एग्जांपल, तो वो पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड करता है। तो गुडविल क्योंकि एक एसेट है और एसेट्स की ट्रांजैक्शन हम रियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए रियल अकाउंट इसका सही आंसर है। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल अकाउंट, इसमें से कौन सा है जो रियल अकाउंट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। सैलरी अकाउंट नहीं, ये कौन सा अकाउंट है ये भी आपको बता दूं, ये नॉमिनल है। डेटर अकाउंट कौन सा है जी, ये पर्सनल है। एक्सपेंस अकाउंट ये कौन सा है जी, ये भी नॉमिनल है। और रियल अकाउंट कौन सा है, स्टॉक वाला। तो ये आपका रियल अकाउंट है, एसेट अकाउंट जिसे हम कहते हैं, जो एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे। सो डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉमिनल अकाउंट, इसमें से कौन सा है जो नॉमिनल अकाउंट है। तो गुडविल अकाउंट अभी मैंने बताया कि रियल अकाउंट है। रेंट अकाउंट हमारा कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, यानी जिसमें हम एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन रिकॉर्ड करें वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट कौन सा है जी, ये पर्सनल अकाउंट है। और क्रेडिटर अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। तो आंसर इस केस में क्या है, रेंट अकाउंट। चलिए, ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या नन ऑफ अबव। तो ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग कौन करता है, ओनर करता है या प्रोपराइटर करता है। तो प्रोपराइटर ने जो ड्राइंग्स की वो पर्सनल अकाउंट में आएंगी। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज कैपिटल इज कौन सा अकाउंट है, कैपिटल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव या ऑल ऑफ अबव। कैपिटल किसने लगाई, ओनर ने। ओनर का कोई ना कोई नाम होगा, तो नाम किस में आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। सो ए इज़ द राइट आंसर। बी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होता है जिस नाम से हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जैसे बैंक हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, एयरलाइंस इंडस्ट्री हो गया, ओएनजीसी हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मैंने आपको इसके स्टार्ट में बता दिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम्स, अनअर्न इनकम्स, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सो कैपिटल अकाउंट इज ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल ऑफ। जो आया उसको डेबिट करो, जो गया उसको क्रेडिट करो, ये किसका रूल है, ये रूल है रियल अकाउंट का। पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो फिलहाल बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज रिलेटेड टू, अभी मैंने बता दिया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किसका रूल है, पर्सनल अकाउंट का। जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो, तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो मैंने आज के सेशन की शुरुआत में ही बता दिया था कि कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, पर्सनल अकाउंट है। और ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है तो कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे, रूल ऑफ डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये किसका रूल है। तो ये भी मैंने बता दिया कि डेबिट आर एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट आर इनकम एंड गेन्स नॉमिनल का रूल है। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का अकाउंट है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ये इसका राइट आंसर है। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट की कौन सी एग्जाम्पल है, सेल कौन सा अकाउंट है ये बताता चलूँ, नॉमिनल है, तो ये आंसर नहीं है। गुडविल अकाउंट कौन सा है भाई, रियल है। इंटरेस्ट अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल है। जिसमें इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करें वो नॉमिनल है। इंटरेस्ट अकाउंट कौन सा है, पर्सनल, जो कि हमारा आंसर भी है। डी इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसमें से नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा है, बैंक कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स कौन सा है, ड्राइंग बाद में डिस्कस करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन सा है, ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। जिस नाम से हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, किसी बिजनेस का नाम जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ड्राइंग अकाउंट कौन सा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग कौन करता है, ओनर करता है। और ओनर किस में आता है, किसी का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, राम, श्याम, मोहन, कोई भी हो, वो ड्राइंग नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी किसी नाम से हम बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, या फिर किसी बिज़नेस का नाम जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट बिल्कुल नहीं जी, ये नेचुरल है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। डेटर अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट में आता है। बैंक अकाउंट ये आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, जो कि हमारा आंसर भी है। और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट पर्सनल अकाउंट, या फिर मोर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो फिलहाल तो हमारा आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल क्या हैं, ये तो मैंने शुरुआत में अभी बड़ी बार बता भी दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव है, प्रीपेड भी रिप्रेजेंटेटिव, एक्रूड भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव।
परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रघु फॉर कैश विल बी क्रेडिट टू। अगर हमने रघु से कैश में गुड्स खरीदी तो किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए जनरल एंट्री सिंपल बना लो, हमने रघु से गुड्स खरीदी तो परचेज अकाउंट को तो कर देंगे हम डेबिट, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। और कैश में खरीदी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, परचेज को डेबिट कर दिया क्योंकि एक्सपेंस था, डेबिट वाला एक्सपेंस, कैश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमसे गया। तो किस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, किसको किया आपने? आपके सामने है कैश को। सो सी इज़ द राइट आंसर। हाँ, अगर ये पूछा होता कि डेबिट किसको करना है तो इस केस में ए आंसर रहता हमारा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परचेज फॉर कैश विल बी डेबिटेड टू। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश विल बी डेबिटेड। तो अगर हमने मशीन कैश में खरीदी तो किसको डेबिट करेंगे? भाई मशीन खरीदी, एसेट आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया। किसको डेबिट किया? आपके सामने है मशीनरी को। तो राइट आंसर इज सी, कैश होता हमारा आंसर। अगर ये पूछा होता कि क्रेडिट किसको करना है, देन इन केस हमारा कैश आंसर होता। फिलहाल सी है। कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़ विल बी क्रेडिटेड टू। अगर प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए जब भी प्रोपराइटर या ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी बिजनेस से चीज़ लेता है, कैश या कोई एसेट, तो ड्राइंग को तो हम डेबिट करेंगे ही करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट, और क्रेडिट कर देंगे जो चीज़ उसने ली। अब उसने क्या लिया बिजनेस से? कैश निकाला, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। और यही पूछा भी था कि किसको क्रेडिट करना है, तो हम करेंगे कैश को क्रेडिट। अगर पूछा होता डेबिट किसको करना है, देन इन केस हमारा आंसर सी रहता। अभी फिलहाल के लिए डी आंसर है। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड। जो प्रोपराइटर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले जाता है उसको हम क्या कहेंगे? उनको उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ये आप सबको पता है। चलिए जी नेक्स्ट। नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किसकी एंट्री नहीं करते? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं करते। सिर्फ जो भी लिस्ट प्राइस होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करके जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं, अलग से ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। सो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर धोनी फॉर कैश विल बी डेबिटेड टू। अगर हमने धोनी को कैश में गुड्स बेची तो किसको डेबिट करेंगे? भाई सिंपल है, अगर हमने धोनी को कैश में गुड्स बेची इसका मतलब हमारे पास कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो, और गुड्स बेची सेल हमारी इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम्स को क्रेडिट करो तो सेल को क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था डेबिट किसको करना है? कैश को, तो कैश हमारा सही आंसर है। हाँ, अगर इसकी जगह पूछा होता कि क्रेडिट किसको करना है, देन इन केस हमारा आंसर बी रहता। चलिए जी, परचेज कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने ऑफिस यूज़ के लिए कंप्यूटर खरीदा तो हम किसको डेबिट करेंगे? सो ऑप्शन इज ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। देखिए अगर हमने कोई एसेट खरीदा तो हम उस एसेट को ही डेबिट करते हैं, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे नहीं। परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि परचेज हमेशा जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? गुड्स जो हमें रीसेल के लिए खरीदी उसके लिए परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर नहीं है क्योंकि हमने क्या खरीदा है? हमने कंप्यूटर खरीदा, एक एसेट खरीदा है, तो आंसर क्या बचेगा फिर? ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस के लिए अगर कोई आप कंप्यूटर, प्रिंटर, कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हो तो वो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। चलिए जी नेक्स्ट इज विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग द गुड्स है चैरिटी। अगर हम चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? देखिए अगर चैरिटी में दे रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे चैरिटी को तो हमें डेबिट करना है। क्यों भाई? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और क्या चीज़ दे रहे हैं? गुड्स। और गुड्स को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? परचेज के साथ, तो क्रेडिट करेंगे परचेज को। तो याद रखना गुड्स जब हम खरीदेंगे तो परचेज, और अगर हमसे गुड्स कभी भी किसी भी कारण गई, वो चैरिटी हो सकता है, वो ड्राइंग्स हो सकती हैं, वो पर्सनल यूज़ के लिए जो प्रोपराइटर है गुड्स विड्रॉ कर सकता है, मतलब इन सब केसेस में हम परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। सो आंसर इज परचेज अकाउंट। चलिए जी नेक्स्ट, ऑन टेकिंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोपराइटर द अकाउंट डेबिटेड विल बी। अगर प्रोपराइटर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेता है तो हम किसको डेबिट करेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले यही मैंने बता रहा था कि अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? जो चीज़ हम विड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स विड्रॉ करें तो परचेज आ जाएगा, कैश विड्रॉ करें तो कैश आ जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन था कि अगर प्रॉपराइटर ने या ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ली तो हम किसको डेबिट करेंगे? तो डेबिट किसको करेंगे? ड्राइंग्स को। याद रखो कि ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी लेगा, गुड्स हैं, कैश है, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा जो चीज़ उसने ली। फॉर एग्जांपल गुड्स ली तो परचेज, कैश लिया तो
कैश, चेक से पैसा लिया या बैंक से अकाउंट से पैसा लिया तो बैंक अकाउंट, ये आप याद रखो। चलिए जी नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू। अगर हमने न्यू मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे की तो हम किसको डेबिट करेंगे? ऑप्शंस आर वेजेस अकाउंट, रिपेयर अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो एक चीज़ याद रखो, जब भी हम कोई न्यू एसेट खरीदेंगे उस पे होने वाला कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और उस केस में हम हमेशा उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो याद रखना, जब भी आप कोई एसेट खरीदो या किसी भी तरह कोई भी न्यू चीज़, कोई भी एसेट के ऊपर खर्चा आ जाए, चाहे वो इंस्टॉलेशन का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, किसी भी तरह का खर्चा आ जाए तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उस केस में उस एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं किया जाता, उस एसेट को डेबिट किया जाता है जो एसेट हमने खरीदा। तो इस केस में हमने मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी उनको डेबिट करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए जी, रेंट पे टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, हम किसको डेबिट करेंगे? देखिए, कोई भी एक्सपेंस हम पे करेंगे तो डेबिट तो हमेशा उस एक्सपेंस को ही करना है। तो हम डेबिट करेंगे एक्सपेंस रेंट अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं, किसी जो हम ये पेमेंट कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। कि रीज़न क्या है? कि हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं। तो जब हम एक्सपेंस कोई पे करते हैं तो नाम की जगह हमेशा उस एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, और नीचे अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लिख देते हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक लिख देते हैं, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे। अगर हमने नहीं दिया आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे। तो एक्सपेंस अकाउंट को हमेशा डेबिट करना है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर द अकाउंट क्रेडिट शुड बी। अगर हम ओल्ड न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए, डेबिट किसको करेंगे? कैश को, क्योंकि हमारे पास कैश आएगा। और क्रेडिट किसको करेंगे? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स को कब क्रेडिट करते हैं? जब हम गुड्स को बेचें। मिसलिनियस छोड़ दो, गुड्स अकाउंट तो अभी मैंने बताया कि गुड्स अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। डेबिट कब करते हैं? परचेज़ के समय। क्रेडिट कब करते हैं? सेल के समय। तो अभी तो ना गुड्स की हम परचेज़ करें ना सेल, छोड़ दो इसको भी। कैश अकाउंट को तो हमें डेबिट करना है, इसलिए कैश तो आएगा नहीं। ठीक है, कैश अकाउंट तो हमें डेबिट करना है। तो बचा क्या? मिसलिनियस इनकम अकाउंट। तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? मिसलिनियस इनकम। देखिए, ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो बेकार होती हैं, हम रद्दी में बेच देते हैं, कबाड़ में बेच देते हैं। तो उस केस में हमेशा मिसलिनियस इनकम अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। तो इस केस में भी वही रहेगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश। अगर हमने गोपाल को कैश में गुड्स बेची तो जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, अगर हम कैश में गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, डेबिट बट कम्स इन, और सेल हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, कैश टू सेल्स। अब आप देख लो कौन सी है जिसमें कैश टू सेल आ रहा है। पहली डेबिट टू गोपाल, गोपाल को डेबिट करना गलत है। डेबिट टू सेल्स गलत है। डेबिट टू कैश एंड क्रेडिट टू गोपाल, ये भी गलत है। क्रेडिट टू गोपाल तब होता कि अगर ये गुड्स जो हैं गोपाल को हम क्रेडिट में बेच रहे होते, उधार में। तो अगर हम उधार में बेचेंगे तब हमारी एंट्री आ जाएगी, उस केस में भी गोपाल डेबिट होगा, गोपाल टू सेल्स। ये कब होगी? जब हम क्या करेंगे? क्रेडिट सेल करेंगे। अब कैश में कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या है? कैश टू सेल्स। तो डेबिट टू कैश, क्रेडिट टू सेल, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज एक्स रिटर्न गुड्स फॉर 2000 टू अस, द अकाउंट डेबिटेड विल बी। एक्स ने हमें 2000 की गुड्स वापस की, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? देखिए, एक्स अगर हमें गुड्स वापस कर रहा है, इसका मतलब हमने उसको सेल्स की थी, तो ये सेल्स रिटर्न है। ठीक है, अगर एक्स हमें गुड्स वापस कर रहा है, इट मीन्स कि हमने उसको सेल्स की थी, और अगर वो गुड्स वापस कर रहा है तो हो गई सेल्स रिटर्न। सेल्स को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सेल्स को क्या करते हैं? क्रेडिट। लेकिन सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को हम करेंगे डेबिट। सो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न, दोनों का मतलब सेम होता है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमेशा कहाँ आती है? परचेज रिटर्न हमेशा आती है क्रेडिट में। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 32। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने राहुल से 50,000 की गुड्स खरीदी कैश में, और उसमें 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला और 3% कैश डिस्काउंट मिला। अमाउंट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। तो बताओ हमें डिस्काउंट अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट करना है। तो सबसे पहली बात ये कि किस डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो आप सबको पता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो किसकी बात हो रही है? कैश डिस्काउंट की। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट कैसे निकालना है? सबसे पहले
हमारे पास जो लिस्ट प्राइस है, LP मतलब लिस्ट प्राइस 50,000, पहले माइनस कर लो इसमें से जो ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो आप 50,000 का सबसे पहले 20% निकाल लो जो कि होता है 10,000। इसका मतलब 10,000 हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, यानी हमें कितने की पड़ी 40,000 की, और इसके ऊपर 3% कैश डिस्काउंट है। अब हमें बताना है कि डिस्काउंट कितना क्रेडिट करना है। तो 3% डिस्काउंट 40,000 का 3% अगर आप करोगे तो होता है 1200। तो डिस्काउंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितना, 1200। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें परचेज से हमें डिस्काउंट मिले हमारा गेन है, और रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो याद रखना किस डिस्काउंट की बात हो रही है, कैश डिस्काउंट की, क्योंकि क्रेडिट डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, सिर्फ उसको टोटल वैल्यू में से लेस कर देना होता है, बस इतना काम होता है ट्रेड डिस्काउंट का। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑन सेलिंग गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, भाई दोनों तरह के डिस्काउंट निकालने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहले तो आप लिस्ट प्राइस देखो कितनी है, वो है 40,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 15% माइनस कर लो, मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेना है। तो 40,000 का 15% अगर हम करते हैं तो वो आता है 6,000। इसका मतलब 34,000 की हमने गुड्स बेची, और उसके ऊपर 4% कैश डिस्काउंट भी है। तो 34,000 का 4% आपका कैश डिस्काउंट है, वो भी माइनस कर लो। 0, 16, 12 और 1 13, 1360 वो भी माइनस कर लो। बचा कितना, 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 3 में से गए 2, 3, 32,640। तो ये हमारा आंसर है। तो दोनों तरह के डिस्काउंट माइनस कर देने आपने, सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट। एक चीज़ और याद रखो कि कैश डिस्काउंट जितना कैश हमें मिलता है उसी पे लगता है कैश डिस्काउंट, ये आप ज़रूर याद रखना, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो जितना कैश हम रिसीव करेंगे उतने अमाउंट पे ही हमें जो कैश डिस्काउंट है उसकी कैलकुलेशन करनी है। कैश डिस्काउंट कैश रिसीव पे मिलता है जितना कैश मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बॉट गुड्स फॉर कैश फॉर रुपीज़ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, एंट्री विल बी। हमने गुड्स खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। चलिए जी, इस पर ट्रेड डिस्काउंट हमेशा की तरह माइनस कर देना, माइनस TD। 1 लाख का 20% आप सबको पता है कि 20,000 ही निकलेगा, तो वैल्यू बची कितनी, 80,000, ठीक है। और 2% कैश डिस्काउंट है। अब 80,000 का 2%, सबसे पहले स्टेप होता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर आपको कैश डिस्काउंट, उल्टा नहीं करना, पहले ट्रेड डिस्काउंट देन कैश डिस्काउंट आपको माइनस करना है। तो 1600 आपका कैश डिस्काउंट हो गया, वो भी माइनस करो, तो 78,400। अब देखिए हमारा आंसर क्या है। सबसे पहले जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 80,000 में कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट हमें सिर्फ वैल्यू लेस करके दिखाना है। तो परचेज को हम डेबिट करेंगे 80,000 के साथ, ये हमेशा याद रखना। तो पहली दो तो बनेंगी नहीं, क्योंकि परचेज अकाउंट 78,400 से डेबिट हो रहा है, नहीं, परचेज अकाउंट हम 80,000 से डेबिट करेंगे, तो ये दोनों गलत हैं। तो हमारी एंट्री जो बनेगी पहले वो देख लो, परचेज अकाउंट, ठीक है, डेबिट 80,000 टू, हमने कैश दिया, कैश डिस्काउंट, सॉरी टू कैश, टू कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो 80,000 जो है इसमें से हमने डिस्काउंट कितना मिल गया, 1600, तो कैश कितना मिलेगा, 78,400। ये हमारी एंट्री बनेगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 80,000 से, उसके बाद कैश को क्रेडिट करेंगे 78,400 से, और डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे 1600 से। तो ये हमारा आंसर बन रहा है C इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट इज, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज़ 50,000, स्पेंट 2,000 ऑन इट्स गैरेज एंड 10,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। देखिए आज के सेशन में मैंने बताया कि कोई भी एसेट जब आप खरीदोगे उस पर किसी तरह का एक्सपेंडिचर आएगा, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मशीनरी की कॉस्ट 50,000 थी, इस पर 2,000 का कैरेज आ गया, ऐड कर लो, फिर 10,000 की इसकी रिपेयर आ गई। तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी फिक्स एसेट खरीदेंगे उस पर किसी तरह का खर्चा आएगा, वो हमने ऐड कर देना है, यानी कुल मिला के हमारी कॉस्ट हो गई 62,000। तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 62,000 के साथ, तो उस केस में C हमारा जो है राइट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 5,000 विल बी डेबिटेड टू। अगर हमने इनकम टैक्स पे किया है तो हम किसको डेबिट करेंगे। देखिए इनकम टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंस में आता है, और पर्सनल अकाउंट हमेशा डेबिट किए जाते हैं। सो ड्राइंग अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एक्सपेंस में हमेशा ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो ड्राइंग अकाउंट को ही हम यहाँ पर भी डेबिट करेंगे। लेजर फोलियो कॉलम
दैट इज़ LF इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम। जो हम जर्नल बनाते हैं, आपको याद होगा कि ये जर्नल जब हम बनाते तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम होता था लेजर फोलियो का, और यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट होते थे। तो ये लेजर फोलियो का कॉलम कब फिल किया जाता है? जर्नलाइज करने के वक्त, बैलेंस करने के बाद, पोस्टिंग या प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। देखिए जर्नल बनती है, जर्नल के बाद बनती हैं लेजर्स, टी फॉर्म में बनती है। तो लेजर्स जो हैं, ये लेजर है, ये हमेशा जर्नल के बाद बनती है, और इस लेजर फोलियो में उस लेजर का पेज नंबर लिख दिया जाता है कि किस पेज नंबर पे, फॉर एग्जांपल 145, कि 145 पेज नंबर पे हमें ये एंट्री मिलेगी। लेकिन ये 145 पेज नंबर तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम लेजर बनाएंगे, यानी पोस्टिंग करेंगे। तो जब हम पोस्टिंग करेंगे हम देखेंगे उस पेज का नंबर 145 है, तो फिर उसको यहाँ आके फिल करेंगे। यानी लेजर फोलियो जो कॉलम भरा जाता है जब हम पोस्टिंग करते हैं उस वक्त भरा जाता है पेज नंबर देखकर। सो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमने एक्स से कैश में गुड्स खरीदी तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए सिंपल सी बात, अगर हमने गुड्स खरीदी, डेबिट ऑल एक्सपेंस गुड्स परचेज को हम डेबिट कर देंगे, और कैश में खरीदी तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर उधार में खरीदी होती तो हम कैश की जगह एक्स को क्रेडिट करते। तो फिलहाल कैश में खरीदी है। अब क्वेश्चन है किस अकाउंट को क्रेडिट करना है? किसको क्रेडिट किया हमने? कैश को। अगर ये गुड्स उधार खरीदी होती, क्योंकि ये कैश में यहाँ दिख रहा है कैश में खरीदी, उधार होती, उस केस में हम एक्स को क्रेडिट करते। फिलहाल के लिए हमारा आंसर रहेगा बी। चलिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल इज, जर्नल बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू सेटल द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू जर्नलाइज कैश ट्रांजैक्शन, टू मेक पोस्टिंग टू लेजर, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जर्नल से ही लेजर बनती है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। सो मेन ऑब्जेक्ट रहेगा टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर, पर्सनल अकाउंट्स किससे रिलेटेड? ऑप्शंस आर एसेट, एक्सपेंस, लॉसेज, इनकम, डेटर या क्रेडिटर। तो पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन यानी डेटर्स या क्रेडिटर्स, जिससे पैसा लेना या जिसको पैसा देना, उनकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते। सॉरी, रियल अकाउंट का क्वेश्चन पूछा है, एक मिनट इसको सही कर लूँ। तो रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता। अरे अगेन मिस्टेक हो गई। चलिए पहले हम 40th करने वाले थे। पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू, भाई पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? डेटर एंड क्रेडिटर से, यानी जिससे पैसा लेना या जिसको पैसा देना उससे रिलेटेड है। सो सी यानी डेटर एंड क्रेडिटर्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। चलिए दोस्तों, एक्सपेंस, लॉस, इनकम किसकी इनकी ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड करता है? नॉमिनल बताता चलूँ ये भी, ठीक है। और डेटर क्रेडिटर तो मैंने बता ही दिया, पर्सनल अकाउंट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? अभी मैंने बता दिया, नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंसेस, लॉस और इनकम्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करते। और डेटर क्रेडिटर तो खैर पर्सनल अकाउंट है, एसेट्स की ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड होती हैं रियल अकाउंट में, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ अगेन पर्सनल अकाउंट, ठीक है। गुड्स वर्थ भी 7,000 गिवन अवे एज चैरिटी शुड बी क्रेडिट टू। अगर हमने गुड्स दे दी, चैरिटी कर दी, तो किसको क्रेडिट करेंगे? सबसे पहले डेबिट किसको करेंगे भाई? चैरिटी को। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और हमने गुड्स दी, मैंने कहा गुड्स जब भी हमसे जाएंगी, चाहे वो चैरिटी हो, चाहे वो ड्राइंग्स हों पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो, जब भी हमसे किसी कारण से भी गुड्स जाएंगी हो तो हम क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट को। ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गुड्स वर्थ 7,000 गिवन ए चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। क्रेडिट किसको करेंगे? गुड्स गिवन हमने चैरिटी में दी, एक्सपेंस है डेबिट ऑल एक्सपेंस, और गुड्स जब भी हमसे जाएंगी, मैंने कहा कि किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट को। तो जब भी चैरिटी, लॉस बाय थेफ्ट, ड्राइंग्स होंगी तो जस्ट ए सेकेंड, चैरिटी, ड्राइंग्स और लॉस बाय थेफ्ट, जब भी गुड्स हमसे जाएंगी बिकॉज ऑफ चैरिटी, बिकॉज ऑफ ड्राइंग, बिकॉज ऑफ लॉस बाय थेफ्ट या किसी भी रीज़न से, तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। याद रखना, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। नॉट नेसेसरी ड्राइंग, इनको डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये आप हमेशा याद रखना। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हमसे गुड्स जाएंगी, ठीक है, वो चैरिटी हो सकता है, साफ साफ लिख देता हूँ, वो ड्राइंग्स हो सकती हैं गुड्स की पर्सनल यूज़ के लिए, वो लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ। इन तीनों
की वजह से जब भी हमसे गुड्स जाएंगी तो इन तीनों को हम तीनों में से कोई भी रीज़न होगा, इनको हमें करना है डेबिट और परचेजेस को कर देना है क्रेडिट। ये आप हमेशा याद रखना। तो इस केस में भी हमने गुड्स दी चैरिटी में, चैरिटी को कर लेंगे डेबिट और परचेज को कर लेंगे क्रेडिट। बी इज़ द राइट आंसर। हाँ, अगर ये पूछा होता कि डेबिट किसको करना है तो उस केस में हमारा आंसर रहता है चैरिटी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे। पेमेंट ऑफ 6000 एज वेजेस टू वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन शुड बी डेबिटेड टू। अभी मैंने बताया कि अगर हमने कोई नया एसेट खरीदा, कोई फिक्स एसेट खरीदा और उसके ऊपर कोई भी खर्चा आएगा, उस एसेट को ही डेबिट किया जाएगा, ना कि उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को। तो याद रखना, फिक्स एसेट जिस दिन आपने खरीदा उस समय कोई भी एक्सपेंडिचर आए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस केस में उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा, ना कि उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर अकाउंट को। चलिए जिस इस केस में भी इसका आंसर रहेगा मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ़। हमें बताना है अगर कैश 5000 है, फर्नीचर 12000 है, स्टॉक 30000 है, क्रेडिटर 6000 है, तो हमारी कैपिटल कितनी होगी। देखिए अकाउंटिंग क्या कहती है, अकाउंटिंग कहती है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में हमारे पास 5000 कैश है, 12000 का फर्नीचर है, 30000 का स्टॉक है, ये हमारे सारे एसेट्स हैं। तो कुल मिला के हमारे पास एसेट्स हैं 47,000 के हमारे पास एसेट्स हैं, जिसमें से लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर हमारी होगी लाइबिलिटी 6000 है। तो 47 में से माइनस करो 6000 तो कितना बचा 41,000। तो ये हमारी कैपिटल है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज गोपाल इज़ अवर डेटर। गोपाल हमारा डेटर है, यानी उसने हमारा 10,000 रुपया देना है। ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60% रुपीज़ रिसीव फ्रॉम हिम। कहता वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गया कि उसकी इतने मतलब हालात नहीं है कि वो हमारा पैसा दे पाए, तो उसने 1 रुपये में 60 पैसे ही हमें दिए। द बैलेंस ऑफ 4000 शुड बी एंटेड टू। देखिए 10,000 रुपये उसने लिया था, 60 पैसे दिए 1 रुपये में, यानी हम बात करें तो 6000 दे दिया। जो 4000 नहीं दिया उसको हम कहाँ रखेंगे। द बैलेंस ऑफ 4000 वुड बी एंटेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट। बिल्कुल नहीं, ये डिस्काउंट तो नहीं है, तो डिस्काउंट तो है ही नहीं भाई, ये तो हमारा पैसा डूब गया है। तो डेबिट ऑफ बैड डेट्स, क्रेडिट ऑफ बैड डेट्स, डेबिट ऑफ बैड डेट्स। क्यों भाई, जो पैसा डूबा वो हमारा लॉस है और लॉसेस हमेशा कहाँ आते हैं, डेबिट में। सो डेबिट ऑफ बैड डेट्स अकाउंट। चलिए जी नेक्स्ट। 5000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमें 5000 मोहन से मिला जिसका जो कि हमारे बैड डेट्स हो चुके थे, हमने राइट ऑफ कर लिए थे, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे। देखिए ऐसा कोई भी पैसा जो डूब चुका था आपने राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ का मतलब हो गया कि आपने उसको अपने लॉस में दिखा दिया था। अगर वो रिकवर हो जाता है तो वो आपका गेन बन जाता है। तो गेन आपको पता ही है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो उस केस में हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो आंसर वुड बी सी। अगर पूछा होता किसको डेबिट करना है, देन इन केस उस केस में कैश अकाउंट रहता। चलिए जी नेक्स्ट। कैश सी फ्रॉम काजल 36,000 आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट एट 10%, अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। हमें काजल से 36,000 मिला डिस्काउंट निकालने के बाद। तो बताओ डिस्काउंट कितना था। सिंपल देखो ऐसा कर लो, 36,000 मिला, इसमें से 10% डिस्काउंट कटने के बाद मिला, यानी ये जो वैल्यू है अगर हम 100% वैल्यू करें तो ये उसका 90% है, क्योंकि 10% डिस्काउंट कट चुका है। और हमें कितना डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो। जितना मिल रहा है उसके साथ डिवाइड, यानी अगर ये आपको 10% कम मिल रहा है इसका मतलब 90% पे है। अगर 20% कम मिल रहा होता तो हम 80 के साथ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय जितना डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया। तो 9 4 36, तो इसको कर लो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 400 इंटू 10 करेंगे तो 4000 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बी में है। चलिए जी नेक्स्ट। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। अभी मैंने इससे पहले एक दो MCQs पहले बताया आपको कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अगर गुड्स हमारी किसी वजह से जाएंगी तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, डेबिट तो कर देंगे लॉस बाय फायर, क्योंकि लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंशन लॉसेस, और क्रेडिट कर देंगे जब भी हमसे गुड्स जाएंगे तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस केस में भी आंसर रहेगा परचेज अकाउंट। Goods costing 30,000 supplied to Mohan at a profit of 25% of sales price less trade discount of 5% will be credited to sales account। देखिए इसको ध्यान से समझना कि हमने गुड्स की कॉस्ट हमारे पास कितनी है 30,000, हमने वो गुड्स मोहन को बेची 25% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। तो ये सिंपल याद रखो कि अब प्रॉफिट कैसे निकालना है। हमारे पास कॉस्ट है 30,000, प्रॉफिट हमें निकालना है सेल पे। तो याद रखना अगर आपको प्रॉफिट कहा जाए 25% ऑन सेल या जितने परसेंट भी सेल पे कहा जाए और आपके सामने कॉस्ट हो, तो आप क्या करोगे, जो
परसेंटेज ऊपर है वो नीचे 100 में से माइनस कर लोगे। याद रखना, अगर आपको कॉस्ट दी गई है और सेल पे निकालना है तो जो परसेंटेज ऊपर है वो 100 में से माइनस कर लेना। 30,000 25/75, इसको डिवाइड किया 3 के साथ, हो गया 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 की कॉस्ट है और उसमें 10,000 का प्रॉफिट है, कुल मिला के हो गया 40,000। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो माइनस कर लो ट्रेड डिस्काउंट। पहले आप प्रॉफिट ऐड करोगे फिर डिस्काउंट माइनस करना है, ये नहीं कि पहले डिस्काउंट माइनस कर लिया फिर प्रॉफिट ऐड कर लिया। स्टेप याद रखो, पहले प्रॉफिट ऐड फिर डिस्काउंट माइनस। तो ट्रेड डिस्काउंट 5%, 40,000 का 5% कर लो आप। 40,000 का 5% वो होता है 2,000। इसका मतलब सेल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे किसके साथ? 38,000 के साथ। तो ये याद रखो आप पॉइंट कि आपको कॉस्ट दी है और आपको प्रॉफिट का है 25% सेल पे निकालने के लिए, तो जो परसेंटेज ऊपर 100 वो नीचे 100 में से माइनस कर दो। हाँ, और अगर उल्टा हो कि आपको सेल दिया हो, मान लो आपको सेल दी हो 20,000 की और प्रॉफिट आपको निकालना हो 25% ऑन कॉस्ट, उल्टा हो गया, तो यहाँ पर भी उल्टा कर लेना कि 25 यहाँ पे ऐड कर लेना 100 प्लस, जस्ट ए सेकेंड, ओहो जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, मेरा क्वेश्चन गायब हो गया था। हाँ, तो हाँ ये था। तो एक चीज़ याद रखना आप हमेशा कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, हमें दी थी कॉस्ट, ठीक है, और हमें प्रॉफिट कहा था 25% ऑन सेल। तो इस केस में क्या करोगे, 2500 माइनस 25। लेकिन अगर आपको दी हो सेल और प्रॉफिट कहे 25% ऑन कॉस्ट, तो आपने याद रखना है इसका उलट कर देना है, 2500 प्लस 25 कर देना है। क्लियर है? चलिए जी, तो नेक्स्ट, अब इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है तो मैं क्या मतलब शॉर्टकट में समझो आप। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% कॉस्ट। देखो अब यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हैं, कॉस्ट दी है और प्रॉफिट भी कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ ना प्लस करना है या ना माइनस। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। गुड कॉस्टिंग 20,000 इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट एंड ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट 10%। उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% है, कैश डिस्काउंट 10% है। हाउ द पेमेंट वाज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। देखिए सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट है, कितने की है, 20,000 की, राइट, और जो प्रॉफिट है वो भी कॉस्ट पे ही निकालना है। तो इसमें तो आप सीधा सीधा 20,000 आपकी कॉस्ट है, सीधा कॉस्ट पे ही निकालना है, 20% कॉस्ट का कर लो, वो हो गया 4,000। यानी 20,000 की गुड्स और 4,000 हमने इसमें प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो 24,000 हमारा सेलिंग प्राइस है। अब आपको पहले माइनस करना है TD यानी ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना है 10%। तो इसी 24,000 का आप करोगे 10% पहले, वो हो गया 2400। 2400 इसमें से माइनस कर दो, फिर बचा 21,600। तो स्टेप याद रखो, पहले आप ऐड करोगे प्रॉफिट, फिर माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद माइनस करोगे कैश डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा 21,600। अब आगे कहता है एंड 10% कैश डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड, 10% कैश डिस्काउंट भी है। हाफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। याद रखना जो कैश डिस्काउंट होता है, इसको हमेशा याद रखना, जितना पैसा आपको मिलेगा उस पे ही अलो किया जाता है। अब आपको कितनी पेमेंट कैश में मिली, हाफ, यानी 21,600 का आधा, आधा कितना हो गया 10,800। अब जो आपको रिसीव हुआ है कैश 10,800, इस पे आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करना है जो कि 10% है। तो अगर आप 10,800 का 10% करोगे वो आ जाएगा 1080, माइनस करने के बाद 0, 10 में से 8 गए 2, 7, 10 में से 9,720। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 9,720। तो 9,720 हमारा ए में है, तो ये आपने यहाँ कर देना। तो याद रखना पहले आप करोगे ऐड प्रॉफिट, फिर माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट और लास्ट में कैश डिस्काउंट। लेकिन याद रखना कि कैश डिस्काउंट जितनी कैश रिसीव होती है उस पर कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि टोटल अमाउंट पे। तो यहाँ पर क्योंकि हाफ थी कैश रिसीव हुई तो हमने हाफ पे कैलकुलेट कर लिया। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पे टू राहुल ऑन बिहाफ ऑफ संजय 12,000 विल बी डेबिटेड टू। हमने राहुल को पे किया ऑन बिहाफ ऑफ संजय,
ठीक है। तो हम किसको डेबिट करेंगे? संजय की जगह हमने राहुल को पे किया, तो हमारा डेटर कौन बनेगा? किससे पैसा लेना हमने? संजय से, तो संजय अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, क्योंकि रूल होता है डेबिट द डेटर। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स वर्थ लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने गुड्स को बेचा 8,000 की गुड्स, लिस्ट प्राइस हमारा कितना है 8,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे एंड 2% कैश डिस्काउंट पे। सबसे पहले मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, 10% है, तो 8,000 का 10% करो तो होता है 800, यानी वैल्यू बची 7,200। 25% रिसीव एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। अब देखिए 7,200 की गुड्स बेची, लेकिन हमें जो कैश मिला, जो कैश रिसीव हुआ वो 25% है। तो पहले मैं इसका 25% निकाल लूँ, तो 7,200 का 25% वो होता है 1,800, यानी हमें जो कैश मिला वो 1,800 है। अब याद रखो मैंने कहा था जो कैश डिस्काउंट है वो जितना कैश मिलेगा उस पर कैलकुलेट करना है। तो कैश हमें मिला 1,800, तो इस पर हमें वो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 2%, हो गया 36 रुपीज़ ऑन द डेबिट साइड इज़ द राइट आंसर। तो याद रखो जो कैश डिस्काउंट है जितना कैश रिसीव होगा उस पर मिलेगा। तो 8,000 था, 8,000 में से पहले आपने माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट, बचा 7,200, लेकिन इसमें से हमें जो कैश मिला है वो 25% है, तो आपने 7,200 का 25% कर लिया, वो आ गया 1,800। अब जो कैश मिला डिस्काउंट उसी पे कैलकुलेट करो 2%, तो वो आ गया 36, यानी ए। चलिए जी नेक्स्ट, जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म इन, किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं? इन ऑर्डर ऑफ अकोरेंस, यानी जब होती है तब रिकॉर्ड की जाती है, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बी इज द राइट आंसर। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर हाउस पेड फ्रॉम अकाउंट ऑन कैश विल बी, अगर प्रोप्राइटर अपने घर का रेंट बिजनेस के कैश से दे रहा है तो उससे क्या होगा? डिक्रीज द प्रॉफिट, इंक्रीज द प्रॉफिट, रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, रिड्यूस द कैश एज वेल एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो उससे हमारी बिजनेस की कैश भी कम होगी और कैपिटल भी कम होगी। डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। ज़रा देख लें नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा करने वाले हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल। ठीक है, ये भी जर्नल के ही थे, मतलब बेसिक ही चल रहा है। तो अब इसके एमसीक्यूज करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऐप क्रिंस कॉमर्स जोन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे। बस लाइक करते रहना और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।